सो हेलो एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं कल के लेक्चर से जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं आज के पोर्शन से। तो हमने एक टर्म कल पढ़ा था, एक साइंटिस्ट का नाम आया था अरविंद चारजॉफ। ठीक है, तो अरविंद चारजॉफ ने कौन से रूल दिए थे, क्या रेशो था उनका, उसे आज हम थोड़ा समझते हैं। और डीएनए का डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर कैसे होता है वो भी हम आज देखते हैं। ठीक है, तो अरविंद चारजॉफ ने एक्चुअली कहा क्या था, ठीक है, तो उनका रूल क्या था, तो उसको हम थोड़ा देखें। अगर तो अरविंद चारजॉफ ने क्या कहा था, जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, ठीक है, दैट इज प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। ठीक है, जो डीएनए के डबल स्ट्रैंड का पार्ट होते हैं, ठीक है, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में क्या आते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन आता है, और पायरिमिडिन्स में आते हैं दैट इज साइटोसिन एंड थाइमिन। तो इनके बारे में कहा था कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, ठीक है, सपोज ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, और अगर हम माने यहाँ पे, कल हमने एक टर्म डिस्कस किया दैट इज बेस पेयर। ये वर्ड हमने कल पढ़ा था, बेस पेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, बेस पेयर। तो बेस पेयर क्या होते हैं, ए बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड टी से, और दैट इज ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है साइटोसिन। ठीक है, तो अगर हम ये डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल ले, ठीक है, डीएनए का, और सपोज मैं यहाँ पे मानता हूँ कि यहाँ पे डबल स्टैंड में टोटल 10 बेस पेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज 10 बेस पेयर्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि एडेनिन जो है, एडेनिन का नंबर है 3, एडेनिन 3 है, और यहाँ पे ग्वानिन बोलूँ मैं 7 है, तो टोटल ऐसे बेस पेयर कितने हैं, सपोज बेस पेयर्स हैं इज इक्वल्स टू 10। तो क्या एडेनिन का 3 नंबर और ग्वानिन के जो 7 हैं, इससे हम क्या थाइमिन और साइटोसिन का अमाउंट काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एडेनिन 3 है तो एडेनिन इज इक्वल्स टू थाइमिन होता है, तो थाइमिन भी कितने होंगे, थाइमिन विल ऑल्सो बी 3। एंड ग्वानिन इज इक्वल्स टू साइटोसिन होता है, तो ग्वानिन 7 है, तो साइटोसिन भी कितने होंगे, 7 ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ से रूल क्या बनता है, चार्ज ऑफ रूल क्या बनता है यहाँ पे, चार्ज ऑफ रूल या उसे रेशो कहेंगे। ठीक है, चार्ज ऑफ रेशो जो दिया था, तो चार्ज ऑफ रेशो क्या कहता है, दैट इज एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थाइमिन इज इक्वल्स टू 1। कॉन्स्टेंट होगा और ये 1 होगा। अगर मैं आप वैल्यू भी पुट करें तो 1 ही आएगा, एडेनिन प्लस ग्वानिन। अगर ये वाला 10 बेस पेयर का रेशो ले, तो एडेनिन ग्वानिन कितना है, एडेनिन है 3, ग्वानिन है 7, नीचे भी क्या आएगा, साइटोसिन भी, साइटोसिन 7 है सपोज यहाँ पे, और थाइमिन भी कितना है, थाइमिन कितना है, ए इज इक्वल टू 3 था, तो थाइमिन भी 3 होगा, दैट इज 3। तो यहाँ पे देखो 10/10, ये रेशो आ जाएगा 1। ठीक है, कांस्टेंट होता है। तो ये कहना था चार्ज ऑफ का। ठीक है, दैट इज ए प्लस जी अपॉन सी प्लस टी इज इक्वल्स टू 1। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, दैट इज ए प्लस टी अपॉन सी या जी प्लस सी विल नॉट बी इक्वल टू 1, उसके कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये कहा था अरविंद चार्ज ऑफ ने। ठीक है, वही है चार्ज ऑफ रूल। तो ये एग्जाम में पूछते हैं, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा कि परसेंटेज के फॉर्म में पूछते हैं। दिया जाता है ए है 20%, ठीक है, देन जी है 30%, तो बताओ साइटोसिन और थाइमिन का अमाउंट क्या होगा, ऐसे परसेंटेज के फॉर्म में पूछते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस एमसीक्यू की प्रैक्टिस लेंगे तब देखेंगे। तो आज आगे का पोर्शन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ता हूं मैं यहाँ पे। The base pairing confers, ठीक है, a very unique property to the polynucleotide chain। ठीक है, क्या यूनिक प्रॉपर्टी होती है, दे आर said to be complementary to each other। ठीक है, यहाँ पे बेस पेयर्स के बारे में कहा गया है, बेस पेयर्स ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, टी होगा, और सी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा दैट इज जी। ठीक है, एंड देयरफॉर इफ दिस सीक्वेंस ऑफ, अगर ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, तो अगर आपको एक स्टैंड का अगर इंफॉर्मेशन दिया जाए, तो आप आसानी से दूसरा स्टैंड बना सकते हो। अगर यहाँ पे सपोज मान लो कि ऐसा कुछ स्टैंड है, ATCG, ATC, ठीक है, ऐसा कुछ सिंगल स्टैंड का इंफॉर्मेशन दिया है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो करके आराम से आप क्या बना सकते हो, सेकेंड स्टैंड बना सकते हो। एंड देयरफॉर the sequence of the bases in one strand is known, then the sequence in other strand can be predicted। ठीक है, दूसरा स्टैंड भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट, ठीक है,
एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल की. ऑल्सो इफ ईच स्टैंड फ्रॉम द डीएनए, लेट अस कॉल इट एज अ parental DNA, act as a template for synthesis of new strand. The two double strand DNA, let us call them daughter DNA, thus produce. ठीक है. अब ये जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऑल्सो से लेके दस प्रोड्यूस वुड बी आइडेंटिकल टू दी पैरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल. ये स्टेटमेंट दिया है रेप्लिकेशन के बारे में. ठीक है, डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है. अगर पैरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन आपके पास है तो इससे आप क्या बना सकते हो, डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हो. ठीक है, डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्म्ड. ठीक है, तो यही है कॉम्प्लीमेंट्री जो रूल होता है वो यहाँ पे एप्लीकेशन दिया है, यहाँ काम आता है. बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर. ठीक है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर उससे क्या हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है. आगे देखते हैं, आगे डीएनए के डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए हैं, प्रॉपर्टीज दी हैं, तो उसको हम देखते हैं. द सैलिएंट फीचर्स. ठीक है, फीचर से एग्जाम में पूछते हैं. ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये फीचर्स पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखना, ये जो फीचर्स दिए हैं. तो पहला फीचर पढ़ते हैं. इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड. यहाँ पे डबल हेलिक्स के बारे में बात की गई है. ठीक है, तो वहां पे दो पैरेंटल स्ट्रैंड आएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स. और कल ही हमने कहा था जहां भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आए इसका सिंपल मतलब है डीएनए की बात कर रहे हैं वो. वेयर दी बैकबोन इज, कल ही डिस्कस किया था, बैकबोन किससे बना होता है, दैट इज शुगर एंड फॉस्फेट का बैकबोन बना होता है. एंड दी बेस प्रोजेक्ट इनसाइड. ठीक है, और बेस पेयर जो है अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर दिया है, आगे आगे डिस्कस करेंगे हम. द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलरिटी. एंटी पैरेलल मतलब क्या होता है, अगर एक साइड में 3 डैश एंड है, दूसरे साइड में 5 डैश एंड है, और इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है तो 3 डैश के ऑपोजिट में 5 डैश आएगा और 5 डैश के ऑपोजिट में आएगा 3 डैश. दैट इज एंटी पैरेलल पोलरिटी होती है. इट मींस इफ वन चेन हैज द पोलरिटी 5 डैश टू 3 डैश, अगर ये 5 डैश टू 3 डैश में रीड कर रहा है तो उसका अदर स्टैंड जो है वो 3 डैश टू 5 डैश जाएगा. तो ये सेकंड फीचर था. नेक्स्ट देखते हैं. द बेसेस इन टू स्टैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, कौन से बॉन्ड्स की बात की है, और एक यहाँ पे स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं मैं. ये ए अगर डबल बॉन्ड है टी के साथ दूसरे स्टैंड के, तो इसमें जो ये दो बॉन्ड है ये कौन से बॉन्ड होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोजन एच बॉन्ड्स होते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे. ठीक है, एच बॉन्ड्स फॉर्मिंग बेस पेयर्स. ठीक है, बेस पेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं. एडेनिन फॉर्म्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थाइमिन, पढ़ा है हमने, फ्रॉम ऑपोजिट स्टैंड्स एंड वाइस वर्सा. ठीक है, एडेनिन का बॉन्ड थाइमिन के साथ या थाइमिन का एडेनिन के साथ. सिमिलरली ग्वानिन इज बाउंडेड विथ साइटोसिन के साथ विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स ऑपोजिट टू पायरिमिडिन. हमेशा ए क्या है, ए इज प्यूरिन, और उसके ऑपोजिट क्या आएगा, पायरिमिडिन आएगा. वैसे यहाँ पे अगर ग्वानिन ले तो ग्वानिन इज अ प्यूरिन, ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन होंगे उसके, और वो पेयर होगा सी के साथ. ठीक है, सी क्या है यहाँ पे, पायरिमिडिन. दिस जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन दी टू स्टैंड्स ऑफ डीएनए. ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछते हैं. यूनिफॉर्म डिस्टेंस हो जाता है उसमें क्योंकि हमेशा प्यूरिन बॉन्ड होते हैं पायरिमिडिन के साथ. द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन. ठीक है, राइट हैंडेड फैशन में होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. राइट हैंडेड फैशन में वो कॉइल्ड होते हैं. द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर. नैनोमीटर इज अ 1 बिलियंथ ऑफ द मीटर, दैट इज 10⁻⁹ ठीक है, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹. ठीक है, और अगर इसको ही हम अगर एंस्ट्रॉन्ग के फॉर्म में ले तो वो कितना आएगा, 34 एंस्ट्रॉन्ग. ठीक है, 34 एंस्ट्रॉन्ग. एंड देर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच. अब ये बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है. ठीक है, तो इसका एक पिच का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इसको 1 पिच कहा जाता है. ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना बताया गया है, 34 एमस्ट्रॉन्ग या 3.4 नैनोमीटर. और इसमें हमेशा बेस पेयर कितने आएंगे, कांस्टेंट नंबर ऑफ बेस पेयर कांस्टेंट होते हैं, और वो कितना होता है, 10 बेस पेयर, अप्रोक्सीमेटली
10 बेस पेयर्स आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए होते हैं, उतना दिया नहीं है आपके एनसीईआरटी में। ए टाइप ऑफ डीएनए, जेड होता है, बी टाइप होता है। नॉर्मली जो हम डीएनए पढ़ते हैं वो बी टाइप ऑफ डीएनए होता है। ठीक है, और उसमें जो पिच में है ना, एक पिच में जो बेस पेयर का नंबर आता है वो कितना होता है, 10 बेस पेयर्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम, और रफली 10 बेस पेयर्स इसमें होंगे। यहाँ पे देखो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का एक स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है ये। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो, न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच किए गए हैं, और न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट कौन से हैं, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये है पेंटोस शुगर, और अंदर की तरफ प्रोजेक्ट क्या किया गया, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है। तो ये ऐसे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, सेकंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड और ये फोर्थ, ऐसे यहाँ पे कनेक्टेड है एक दूसरे को। ठीक है, और यहाँ पे देखो एंटी पैरेललिटी दिख रही होगी आपको। अगर यहाँ पे ये 5 डैश एंड है, ठीक है, तो इसके ऑपोजिट में 3 डैश एंड आएगा। ठीक है, और दूसरे स्टैंड के इस 3 डैश एंड के ऑपोजिट में 5 डैश एंड आए हैं, एंटी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल नहीं है, ऑपोजिट, उल्टे ऐसे अरेंज किए गए हैं, और यहाँ पे 3 डैश एंड आया है। ठीक है, और बीच में ये कौन से बॉन्ड से अटैच किए गए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड से आपस में अटैच किए गए हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, डीएनए का डबल स्टैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। देखिए यहाँ पे और एक बार दूसरा एक डायग्राम दिया है डीएनए का, बेस पेयर यहाँ पे लिखा है, और एक पिच कहा, अगर पिच यहाँ पे कनेक्ट करें हम, तो पिच कहाँ से कहाँ आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पिच कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे कितने एक डिस्टेंस दिया है 34 एमस्ट्रॉन्ग या 3.4 नैनोमीटर, और बेस पेयर कितने आएंगे यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली 10 बेस पेयर। ठीक है, तो ये थर्ड फीचर पढ़ रहे हैं हम। कॉन्सिक्वेंटली Consequently, the distance between a base pair in a helix is approximately 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, अगर यहाँ पे एक पिच में 10 बेस पेयर्स आते हैं, और उसका डिस्टेंस 3.34 एमस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें दो बेस पेयर के बीच में, ठीक है, ये दो बेस पेयर, ये फर्स्ट और सेकेंड बेस पेयर, इसका डिस्टेंस कितना होता है बोला है, दैट इज 0.34। ठीक है, सिंपली यहाँ पे नैनोमीटर को डिवाइड करना है। ठीक है, 3.4 अगर ले, 3.4 अपॉन 10, ठीक है, 10 बेस पेयर्स होते हैं, तो इसमें क्या आएगा वैल्यू, दैट इज 0.34 नैनोमीटर, वही दिया है। इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम याद रख सकते हैं कि दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर। लास्ट फीचर दिया यहाँ पे, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। ठीक है, एक बेस पेयर के ऊपर दूसरा बेस ऐसे अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, मतलब बेस पेयर्स अरेंज होते हैं। दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स कन्फर स्टेबिलिटी टू दी हेलिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने वाले बॉन्ड कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए के हेलिकल फॉर्म के। आगे बढ़ते हैं। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स, कैन यू फाइंड आउट एनी can you find out why the distance between two polynucleotide chains in the DNA remain almost constant? तो इसका आंसर अभी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अप्लाइड में आता है ये। वैसे भी ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं, वो सीबीएसई के बच्चे जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आंसर लिखते हैं उनके लिए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नीट में नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में नहीं होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं। द प्रपोजिशन ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशंस बिकेम रिवोल्यूशनरी। ठीक है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर बताना और उसको एक्सप्लेन करना, ये बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था। वेरी सुन फ्रांसिस क्रिक प्रपोज दी सेंट्रल डोगमा। ये सेंट्रल डोगमा हम आगे पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल डोगमा क्या होता है। 10th में भी आपने सेंट्रल डोगमा पढ़ा होगा। सेंट्रल डोगमा क्या होता है, आगे नीचे दिया है देखो यहाँ पे, डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना। In molecular biology, which states that the genetic information flows from DNA to RNA and RNA to protein. That is central dogma. ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर दिया है, देखो डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से आगे प्रोटीन का फॉर्म होना, दैट इज ट्रांसलेशन। ठीक है,
और अगर डीएनए से वापस डीएनए बन रहा है, ठीक है, ऐसे ये जो मार्क दिया है इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, ये आगे हम तीनों भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ यूनिक केसेस होते हैं। ठीक है, यूनिक केस जैसे वायरसेस में पाया जाता है। वायरसेस क्या करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनता है, लेकिन वायरसेस में उल्टा होता है, एमआरएनए से क्या बन जाता है, डीएनए बन जाता है। इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, और इसको क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कैन यू सजेस्ट द सिंपल नेम टू द प्रोसेस, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। एक चैप्टर है ट्वेल्थ में ही, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जहाँ पे हम एचआईवी वायरस पढ़ने वाले हैं, उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेस होता है। ठीक है, एचआईवी वायरस में, और उसमें एंजाइम हेल्प करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो उसको आगे पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर का एक मेन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब ये क्यों पढ़ना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन में दिया है, डीएनए का साइज दिया है। ठीक है, एक ह्यूमन में, ह्यूमन के सेल में, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का साइज कितना होता है अप्रोक्सीमेटली दिया है यहाँ पे। ठीक है, मैमलियन, ह्यूमन ह्यूमन नहीं दिया है, मैमल दिया है। एक मैमलियन सेल में डीएनए का साइज कितना होता है, तो यहाँ पे दिया है देखो 2.2 मीटर्स ऑफ डीएनए। 2.2 मीटर्स ऑफ डीएनए। अब 2.2 मीटर मतलब बहुत ज्यादा लेंथ हो गया, और उसको फिट करना है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है। और न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, बहुत ही कम, दैट इज 10⁻⁻�6 मीटर, या उसको माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, 10⁻⁻�6, या 1 माइक्रोन, या 1 माइक्रोमीटर, इतना कम साइज होता है न्यूक्लियस का। और उस न्यूक्लियस में आपको इतना बड़ा डीएनए क्या करना है, फिट करना है। तो ये होता कैसे है, इसीलिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, कि ये सेल है, ठीक है, मैमिलियन सेल, सेल के अंदर ऊपर से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻�6 है, और उसके अंदर 2.2 मीटर का डीएनए फिट करना है। तो ये होता कैसे है, इसके लिए हम टॉपिक पढ़ते हैं। अब ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए दो अलग अलग जगह पे होता है। एक तो आता है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, बैक्टीरिया में कैसे पैकेजिंग होती है डीएनए की, और यूकैरियोटिक सेल में कैसे होती है। ठीक है, अगर कंपेयर करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए की पैकेजिंग थोड़ी इजी होती है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा ज्यादा है समझने के लिए, लेकिन वो भी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ते हैं। टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स कितना होता है, अभी पढ़ा हमने 0.34 नैनोमीटर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.34 × 10⁻⁹मीटर। If the length of DNA double helix in a typical mammalian cell is calculated simply by multiplying the total number of base pairs with the distance between two consecutive base pairs, that is कितना आएगा, मैमेलियन सेल की बात की है, और मैमेलियन सेल में कल ही हमने डिस्कस किया था, हैप्लॉइड में 3.3 होता है, लेकिन उसको डिप्लॉइड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6.6 आएगा इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स। उसको मल्टीप्लाई करना है बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है, तो वो कितना होता है, 0.34 × 10⁻⁹ ठीक है, तो इससे क्या पता चल जाएगा, लेंथ ऑफ डीएनए पता चल जाएगी, और वो कितनी आएगी, इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर। ठीक है, 2.2 मीटर लेंथ आई है डीएनए की, अ लेंथ दैट इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस। और टिपिकल न्यूक्लियस की लेंथ कितनी होती है मैमल में, ये डाटा पूछते हैं नीट में, 10⁻⁻�6 मीटर। हाउ इज सच अ लॉन्ग पॉलीमर पैक्ड इन अ सेल, यही हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैमलिन सेल की बात की थी। यहाँ पे और एक सेल दिया है, ई कोलाई, एशरेशिया कोलाई, जो बैक्टीरिया है। इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए जो कि होती है 1.34, सॉरी 1.36 मिलीमीटर, ठीक है, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स। ठीक है, इसका कैलकुलेट फिलहाल नहीं करते हैं, ये भी क्वेश्चन हम अगर आएगा एग्जाम में पूछा गया हो तो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, एमसीक्यू में। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे डीएनए का लेंथ दिया है तो यहाँ पे डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन प्रोकैरियोट्स
सच एज ई कोलाई, दो दे डू नॉट हैव द डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ये एक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियस नहीं होता है ई कोलाई में। द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। ठीक है, डीएनए बीइंग निगेटिवली चार्ज, कल ही मैं पढ़ा था निगेटिवली चार्ज क्यों होता है डीएनए, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड वहां पे प्रेजेंट होता है। इज हेल्ड विद सम प्रोटीन्स। ठीक है, पैकेजिंग की बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, दैट हैव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डीएनए निगेटिवली चार्ज है, जो प्रोटीन उसके साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है, या बाउंड होते हैं, वो कौन से चार्ज के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो वो क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियोइड नाम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए पाया जाता है वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। बस इतना ही बोल के यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। अगर स्टेट बोर्ड की बात करें, 12th स्टेट बोर्ड में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में पैकेजिंग ऑफ डीएनए उसको भी डिटेल में बताया गया है कैसे होता है। कुछ नहीं, यहाँ पे एक दो सिंपल वहाँ पे प्रोसेस अप्लाई होते हैं, कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग। ठीक है, कॉइलिंग होता है डीएनए का, सुपर कॉइलिंग होता है। ठीक है, सुपर कॉइलिंग होता है। इससे कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग से जो है डीएनए न्यूक्लियोइड के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना दिया नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे इतना ही याद रख सकते हैं। आगे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछते हैं, दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए को कैसे पैक किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं समरी यहाँ पे बताऊँ आपको कि कैसे पैक करते हैं डीएनए को यूकैरियोटिक सेल में, तो देखो अभी अभी हमने मैमेलियन यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस का लेंथ देखा या साइज देखा, 0.6 मीटर। ठीक है, और डीएनए का लेंथ है 2.2 मीटर। ठीक है, बहुत इतने छोटे से न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस का साइज है और ये डीएनए का, कैसे फिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स को कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स। अब हिस्टोन कौन से फॉर्म में होते हैं, हिस्टोन होते हैं ऑक्टामर के फॉर्म में। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर के फॉर्म में होता है। और हिस्टोन के टाइप्स होते हैं, दैट इज H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, और ये ऑक्टामर के फॉर्म में है, तो इनके दो दो मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, ऑक्टामर अगर निकाले हम यहाँ पे, तो ये चार, और इसके पीछे ऐसे इनके और कॉपीज होंगे। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्टामर के फॉर्म में होते हैं, और इन पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हिस्टोन पे। ठीक है, हिस्टोन पे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन्स है, ठीक है, ये प्रोटीन्स जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इन प्रोटीन्स में अमीनो एसिड पाए जाते हैं, दैट इज आर्जिनिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे यहाँ पे कॉइल किए जाते हैं। तो कॉइल जब होता है इसमें, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज ऑक्टामर है, ठीक है, इनके ऊपर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल ऐसे बाउंड हो जाता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इनके ऊपर ट्रैप्ड हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ये जो स्ट्रक्चर बना है, डीएनए, यहाँ पे डीएनए है और ये ऑक्टामर है, डीएनए प्लस ये हिस्टोन का ऑक्टामर, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। ठीक है, सपोज ये एक न्यूक्लियोसोम, ये डीएनए का मॉलिक्यूल, दूसरा न्यूक्लियोसोम, ऐसे डीएनए के। अब यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर आपको किस तरह दिख रहा है, ये दिख रहा है कि किसी हार में मोती पिरोए गए हो। ठीक है, किसी हार में मोती पिरोए गए हो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको कहा जाता है बीड्स ऑन दी स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। बीड्स ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स है, ऐसा कुछ ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है, इसको ही हम कहते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन का फाइबर। और यही क्रोमैटिन का फाइबर आगे कंडेंस्ड होके, ठीक है, हाईली कंडेंस्ड होके कौन सा फॉर्म बना लेता है, ये फॉर्म बना लेता है, दैट इज क्रोमोसोम के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की व्रैपिंग की जाती है। 2.2 मीटर इतने बड़े डीएनए को इस 0.6 मीटर न्यूक्लियस में फिट किया जाता है। अगर हम थ्योरी में देखें तो इसको
और इजी फॉर्म में बताया गया है कि क्या क्या होता है इसमें। उतना डिटेल नहीं दिया है जितना आके बोर्ड्स के मतलब 12th बोर्ड्स में, स्टेट बोर्ड में दिया है, ठीक है। इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एज अगर कंपेयर करें प्रोकैरियोटिक सेल से, तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है डीएनए का रैपिंग। देर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, और एक प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको, ये जो प्रोटीन है वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, बेसिक प्रोटीन होते हैं, कॉल्ड हिस्टोन कहा जाता है उनको। अ प्रोटीन अक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड, और इनके अंदर जो अमीनो एसिड पाए जाते हैं उनका चार्ज पॉजिटिव होने के कारण हिस्टोन का भी चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज ही आ जाता है उनके ऊपर, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ द अमीनो एसिड रेसिड्यूज विथ चार्ज साइड चेन्स। हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है, उनको बेसिक नेचर भी इन्हीं अमीनो एसिड की वजह से मिला है। और वो कौन से होते हैं, अभी पढ़ा हमने, लाइसिन एंड आर्जिनिन। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका अभी जो 2025 में एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था कि कौन से अमीनो एसिड पाए जाते हैं, दैट इज हिस्टोन ऑक्टामर में या हिस्टोन प्रोटीन में। बोथ द अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन्स। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, ठीक है। अब डीएनए कैसे व्रैप होता है, द निगेटिवली चार्ज डीएनए इज wrapped अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। फिगर 5.4 ए में दिया है, अगर देखें फिगर में, देखो ये स्ट्रक्चर पूछा गया है एग्जाम में। अब यहाँ स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा H1 हिस्टोन को। ये H1 हिस्टोन जो है न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड एज, इनको कनेक्टर कहा जाता है, ठीक है, कनेक्टर। ताकि जो डीएनए व्रैप हुआ है या वाइंड हुआ है वो वापस से अनवाइंड ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे ये कनेक्टर लगा होता है, ठीक है, ये वाला कनेक्टर यहाँ पे लगा होता है। तो ये स्ट्रक्चर है हिस्टोन ऑक्टामर का, ठीक है। तो उसे न्यूक्लियस के न्यूक्लियोसोम कहते हैं। डीएनए प्लस ऑक्टामर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स कितने वहां पे बेस पेयर रैप्ड होते हैं एक न्यूक्लियोसोम पे, तो ये भी पूछा गया है 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स इन न्यूक्लियोसोम्स। सॉरी, द न्यूक्लियोसोम्स कॉन्स्टिट्यूट्स द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड एज क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसी को हमने नाम किया दिया था थ्रेड्स, थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर बॉडीज सीन इन न्यूक्लियस, जो क्रोमैटिन होते हैं। The nucleosomes in chromatin are seen as beads on string की तरह वो दिखते हैं, स्ट्रक्चर when viewed under the electron microscope, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जब उसे देखते हैं तो beads on string की तरह वो दिखता है। Theoretically, how many such beads nucleosomes do you imagine are present in mammalian cell? ठीक है, तो ये भी काउंट कर सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। The beads on string structure in chromatin is packed to form chromatin fiber form करते हैं that are further coiling होती है उनकी, condensed हो जाते हैं at कौन से फेज में, ये हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन फेज में चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मेटाफेज में ये सब प्रोसेस होता है, और डीएनए हाईली कंडेंस्ड होता है मेटाफेज स्टेज में। और इसी मेटाफेज स्टेज में आपको इस तरह का क्रोमोसोम दिखता है, हाईली कंडेंस्ड वाला, ठीक है। तो याद रखना पड़ेगा आपको, हाईली कंडेंस्ड कौन से स्टेज में होते हैं डीएनए, मेटाफेज स्टेज में, सेल डिवीजन के, ठीक है, सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेंगे। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन, जिसको हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं, दैट आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, ठीक है, एनएचसी उनको कहा जाता है। In a typical nucleus, some region of chromatin are loosely packed, ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म्स की बात की गई है, एक तो यू क्रोमैटिन और दूसरा हेटेरोक्रोमैटिन। ये दोनों भी जो रीजन है ये क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर ही ये दोनों रीजन्स पाए जाते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, ये रीजन एक रीजन है और ये दूसरा रीजन है, ठीक है, ये एक रीजन और ये दूसरा रीजन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया है लूजली पैक्ड, द रीजन ऑफ क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड दैट इज स्टेन्ड लाइट एंड आर रेफर टू एज यू क्रोमैटिन, ठीक है।
यूक्रोमैटिन, सपोज ये वाला जो रीजन है, यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन में जो डीएनए होता है वो लूजली पैक्ड होता है। लूजली पैक्ड होने के कारण उसको स्टेनिंग हम कर सकते हैं, और लाइटली स्टेन होता है वो लूजली पैक्ड है तो। और यूक्रोमैटिन रीजन में रहने वाला डीएनए जो होता है वो एक्टिव फॉर्म में होता है। तो क्रोमैटिन जो डीएनए यूज करता है आगे फर्दर एक्टिविटीज के लिए, वो जो है यूक्रोमैटिन रीजन में आने वाला डीएनए होता है। ठीक है, द क्रोमैटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड, ठीक है, तो ये आउटसाइड वाला जो रीजन है इसको हम कहेंगे हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, द क्रोमैटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन, डार्क स्टेन जिसका होता है, आर कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव, अभी कहा हमने ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है यूक्रोमैटिन वाला डीएनए, वेर एज हेटेरोक्रोमैटिन इज इनएक्टिव होता है। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जब हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तब फिर से यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पे एक ही चीज आपको याद रखनी है, यूक्रोमैटिन रीजन में जो डीएनए आता है वो एक्टिव होता है, और हेटेरोक्रोमैटिन वाला डीएनए इनएक्टिव होता है। ठीक है, यूक्रोमैटिन में लूजली पैक्ड होते हैं और वो लाइट स्टेन करते हैं, और हेटेरोक्रोमैटिन में कैसे होते हैं वो, दे आर डेंसली पैक्ड होते हैं, और स्टेन भी कैसा होता है, डार्क स्टेन करेंगे। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। तो आज के लेक्चर के लिए हम यही तक रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिसर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।